Good afternoon everyone. Now we are going to start a new chapter in QT and that is decision theory. So please open up your notebooks and write down the heading of the new chapter, that is decision theory. Now decision theory involves selection of the best strategy from various alternatives. यहाँ पर आपको कई ऑल्टरनेटिव्स गिवन होंगे और उनमें से आपको कोई एक ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करना होगा। वो ऑल्टरनेटिव यानी वो स्ट्रैटेजी जो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट्स प्रोवाइड कर रहा होगा और मिनिमम कॉस्ट। राइट, द आइडिया बिहाइंड each and every model in quantitative techniques is to maximize the profits and minimize the cost. And decision theory, this model also performs the same function. यहाँ पर कई स्ट्रैटेजीज, कई ऑल्टरनेटिव्स आपके पास गिवन होंगे। सारे ऑल्टरनेटिव्स को आपको एनालाइज करना है और उसके बाद वो ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करना है आपको जो डिसीजन मेकर को मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा होगा और मिनिमम कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा होगा। Costs should always be minimized and the profits they should always be maximized. सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, इसमें प्रैक्टिकल्स करेंगे हम दो टॉपिक्स के ऊपर। नंबर 1, डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क एंड सेकंड इज decision making under uncertainty. Decision making under uncertainty. तो इस चैप्टर में जो प्रैक्टिकल्स आएंगे वो दो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर होंगे, डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क और दूसरा डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। दोनों में डिफरेंस क्या है? रिस्क वाले केसेस तो वो केसेस होंगे जहां पर आपको प्रोबेबिलिटीज गिवन होंगी। राइट, तो प्रोबेबिलिटीज जहां गिवन होंगी वो तो केसेस होते हैं डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क के। और जब आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं होगी तो वो केसेस होते हैं डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी के। याद रखिएगा, डिसीजन थ्योरी की पहली क्लास से प्रोबेबिलिटीज गिवन होंगी वो केस होते हैं डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। प्रोबेबिलिटी नहीं गिवन होगी वो केसेस होते हैं डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी के। तो आज की क्लास में तो हम करेंगे डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क के ऊपर प्रैक्टिकल्स। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी के ऊपर। तो रिस्क में बेसिकली 3 मॉडल्स अप्लाई करते हैं, EMV, नंबर 2 EVPI, नंबर 3 EOL। ये 3 मॉडल यहां पर स्टडी करेंगे। सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिएगा EMV। राइट, पहला जो मॉडल डिस्कस करेंगे आज वो है EMV। और EMV किसके अंदर है? ये सारे के सारे रिस्क के अंदर। ऑल दीज 3 मॉडल्स EMV, EVPI, EOL तीनों की तीनों मॉडल्स हैं डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क के ऊपर। राइट, तो अब सबसे पहले तो EMV का फुल फॉर्म लिखिएगा, एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू। EMV स्टैंड्स फॉर एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू। फुल फॉर्म नोट करिएगा EMV का, एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू। और इसका सिंपल वर्ड्स में मीनिंग होता है एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल प्रॉफिट्स। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स EMV का फुल फॉर्म है एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू और इसका मीनिंग है एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल प्रॉफिट्स। सबसे पहला मॉडल जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू और इसका मीनिंग है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स। तो अब हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे हर स्ट्रैटेजी के, और जिसके भी प्रॉफिट्स सबसे ज्यादा होंगे उसी स्ट्रैटेजी को सेलेक्ट करेंगे। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, अपने अपने बुकलेट्स ओपन करिएगा, पेज नंबर 45 में क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िएगा और पढ़कर बताइए कि उसमें एक यूनिट पर प्रॉफिट कितना है और लॉस कितना है। एक बार क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 45 में स्टडी कीजिएगा और पेज 45
क्वेश्चन 7 को पढ़कर पहले ये चेक करिएगा कि प्रॉफिट कितना आ रहा है और लॉस कितना आ रहा है। काइंडली चेक इट। Okay, there is some problem coming up. Okay, just wait. क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िएगा तब तक आप। Okay, so Mahima and Dimple are saying now the problem has been rectified. Okay, good. So we'll carry on with it. So there was a minor hiccup in this live class, but now it has been resolved. So please open up page number 45 and just go through question number 7. और क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़कर ये बताइएगा कि इसमें प्रॉफिट कितना है और लॉस कितना है। इसमें लिखा हुआ है द मैनेजर ऑफ अ फ्लावर शॉप promises its customers delivery, all flowers are purchased and the demand for roses are given below. डिमांड दे रखी है, प्रोबेबिलिटी दे रखी है। प्रोबेबिलिटी है तो इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन होगा डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क का। आप लोगों को बताया दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक तो रिस्क और दूसरा अनसर्टेनिटी। रिस्क वाले वो केसेस होते हैं जहां प्रोबेबिलिटी गिवन होती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो भी करने जा रहे हैं वहां पर क्वेश्चन के साथ प्रोबेबिलिटी अटैच्ड है। प्रोबेबिलिटी गिवन है मतलब वो केस है डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क का, और जब आपको प्रोबेबिलिटी नहीं होगी तो वो केस होता है डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी का। तो ये दो केसेस स्टडी करेंगे हम डिसीजन थ्योरी में। अभी हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 7 में प्रोबेबिलिटी गिवन है। अब क्वेश्चन को पढ़ के नीचे वाला पैराग्राफ पढ़िएगा। द मैनेजर परचेजेस रोज फॉर ₹10 एंड सेल्स देम फॉर ₹30। ये सेल है, डील्स नहीं है, इट इज सेल देम फॉर ₹30। अनसोल्ड roses are donated, तो उसके ऊपर तो उसको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। How many dozens of roses should he order to maximize its profit? तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए आपको EMV तो निकालना ही पड़ेगा, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, एंड व्हाट इज द ऑप्टिमम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो ऑप्टिमम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का मतलब ही होता है EMV। EMV का फुल फॉर्म एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, और इसका मीनिंग होता है ऑप्टिमम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो अब हम EMV तो कैलकुलेट करेंगे, राइट। और इस क्वेश्चन में EVPI और EOL नहीं पूछा तो वो भी निकालना सिखाएंगे आपको, लेकिन पहला टारगेट है EMV निकालना।
अब क्वेश्चन को पढ़कर बताइए कि एक यूनिट पर प्रॉफिट कितना है और लॉस कितना है। अपनी चैट ऑप्शंस में टाइप करिएगा, जस्ट टेल मी एनीवन व्हाट इज द प्रॉफिट एंड व्हाट इज द लॉस इन दिस केस। कितना प्रॉफिट है और कितना लॉस दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में। यहाँ पर दे रखा है रोजेस का जो डिमांड है, डजन्स ऑफ रोजेस या डिमांड जितनी भी होगी वो, और उसका प्रोबेबिलिटी। सो इट इज 70, 80, 90, 100। और प्रोबेबिलिटी की भी कुछ वैल्यूज हैं। प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज दे रखी है हमें 0.10, 0.20, 0.40 एंड 0.30। ये सब का तो बाद में काम आएगा। पहले तो कोई भी स्टूडेंट ये बताओ कि एक डजन पर प्रॉफिट कितना है और लॉस कितना है। वो अपनी चैट ऑप्शंस में टाइप करके अगर कोई भी स्टूडेंट ध्यान से पढ़े तो वो बता सकता है कि एक डजन पे प्रॉफिट कितना है और लॉस कितना है। हरी अप, ट्राई आउट एवरीवन एंड सी हाउ मच इज द प्रॉफिट एंड लॉस। वो 10 रुपए में खरीद रहा है और उसी प्रोडक्ट को 30 रुपीज में सेल कर रहा है, तो एक यूनिट पर प्रॉफिट कितने का हो गया। अगर आपने कोई एक कॉपी खरीदी 10 रुपए में और अपने फ्रेंड को बेच दी 30 रुपीज में, प्रॉफिट कितने का हो गया 20, राइट। वंदन और राघव अब ये रिप्लाई कर रहे हैं कि प्रॉफिट अपना इस क्वेश्चन के अंदर है 20 रुपीज का, राइट। सो प्रॉफिट इज 20 और लॉस, क्या कोई स्टूडेंट बता सकता है लॉस कितना होगा। पलक का भी आंसर आ रहा है 20। नाउ व्हाट इज द लॉस, हाउ मच विल बी द लॉस इन दिस केस। महिमा और राघव दे आर रिप्लाइंग 10 रुपीज, परफेक्ट। आपने एक प्रोडक्ट खरीदा 10 रुपए का, बेच दिया 30 रुपीज में, जैसा इस क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है। प्रॉफिट तो हो गया 20, लेकिन अगर वो प्रोडक्ट आपका नहीं बिका तो वो बेकार हो जाएगा। तो आपने जो 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है वो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो यहाँ पर लॉस कितने का हो रहा है, द वैल्यू ऑफ लॉस इज ₹10, राइट। वो तो डजन में दे रखा है तो कोई बात नहीं, कॉस्ट तो आपको डजन में ही दी हुई है कि 10 रुपए का खरीद रहे हैं और 30 रुपीज का सेल कर रहे हो। कोई भी प्रोडक्ट 10 रुपीज का परचेज किया और 30 में सेल किया तो प्रॉफिट तो आ गया 20, और अगर वो प्रोडक्ट नहीं बिका तो आपके 10 रुपए पूरे डूब गए। जब 10 रुपए पूरे गए तो लॉस कितने का होगा, 10 रुपीज का। पहले तो ये देखो क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है, प्रॉफिट कितना है और लॉस कितना है, क्योंकि इस चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम्स ही होंगी ज्यादा से ज्यादा। तो आपको पहले क्वेश्चन को पढ़कर एक यूनिट पर प्रॉफिट और लॉस ढूंढना पड़ेगा, फिर आगे का काम होगा, राइट। ओके, नाउ जस्ट पे अटेंशन। आज हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं वो है डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क के ऊपर। और डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क का मतलब है वो केसेस जहां पर आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है, और उसमें पहला जो हम निकालने जा रहे हैं वो है कॉन्सेप्ट EMV का, एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू। और एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू को निकालने का फर्स्ट स्टेप नोट करिएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ पे ऑफ टेबल। सबसे पहला काम एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू के लिए हम करने जा रहे हैं पे ऑफ टेबल का कंस्ट्रक्शन। तो पे ऑफ टेबल की एक फॉर्मेट होती है, लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर तो आता है स्टेट्स ऑफ नेचर। स्टेट्स ऑफ नेचर जिसका एग्जांपल होता है डिमांड, जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि डिमांड रहेगी हमारी 70, 80, 90 और 100। उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी। तो जो प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है, देखो एक बार लिखा ना फर्स्ट पैराग्राफ की 3rd लाइन में, द डेली डिमांड फॉर रोजेस इज एज फॉलोज। तो आपको डिमांड दे रखी है 70, 80, 90, 100। प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.10, 0.20, 0.40 एंड 0.30। तो पे ऑफ टेबल बनाने जा रहे हैं हम। क्यों बनाने जा रहे हैं, ताकि हम एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें। और इसमें इसकी फॉर्मेट याद रखनी जो हर क्वेश्चन में बनेगी, स्टेट ऑफ नेचर, प्रोबेबिलिटी, और फिर आता है कोर्सेज ऑफ एक्शन। कोर्सेज ऑफ एक्शन का एग्जांपल है स्टॉक, और ये 3 अलग अलग नेम से और फेमस है, एक्ट्स, ऑल्टरनेटिव्स
और स्ट्रैटेजीज। अब वर्ड प्रॉब्लम्स में जनरली ये कोर्स ऑफ एक्शन गिवन नहीं होंगे, तो क्या करेंगे आप, जितने आपको डिमांड दे रखी है सेम टू सेम उतने ही आप ले लेंगे कोर्सेज ऑफ एक्शन, यानी ये भी हो जाएगा 70, 80, 90 और 100। तो जितना स्टेट ऑफ नेचर होगा उतना ही एज्यूम करेंगे आप कोर्सेज ऑफ एक्शन को, राइट। जितनी स्टेट्स ऑफ नेचर सेम उतने ही कोर्सेज ऑफ एक्शन। तो कोर्स ऑफ एक्शन भी हो जाएंगे हमारे पास 70, 80, 90 और 100 तक। ये तो बेसिकली फॉर्मेट है पे ऑफ टेबल की। ये फॉर्मेट आपको हर क्वेश्चन में बनानी पड़ेगी। मान लो डिमांड दे दिया, जैसे अभी होमवर्क में आपको क्वेश्चन नंबर 8 मिलेगा। 8 में आपको डिमांड दे रखी है 10, 11, 12, 13, 14 की, तो यहाँ लिखना 10, 11, 12, 13, 14। इधर भी यही आएगा 10, 11, 12, 13 और 14। जितना आपको वर्ड प्रॉब्लम में स्टेट्स ऑफ नेचर यानी डिमांड दिया होगा उतना ही आप लेते हैं कोर्स ऑफ एक्शन। दोनों में फर्क क्या है? ये स्टेट्स ऑफ नेचर का मतलब होता है वो फैक्टर्स जो डिसीजन मेकर के कंट्रोल में नहीं होते हैं। जो फैक्टर्स कंट्रोल में नहीं है उन्हें बोला जाएगा स्टेट ऑफ नेचर, और जो फैक्टर्स डिसीजन मेकर के कंट्रोल में होते हैं उन्हें बोला जाता है कोर्सेज ऑफ एक्शन। जैसे कितना अमाउंट आपको स्टॉक करना है, स्टॉक मतलब अपनी शॉप पर स्टोर करके रखना है, कितना स्टॉक करना है, वही आपकी स्ट्रैटेजीज, ऑल्टरनेटिव्स या एक्ट्स होते हैं। तो आपको दोनों में डिफरेंस याद रखना है। आई रिपीट, स्टेट्स ऑफ नेचर वो फैक्टर्स हैं जो डिसीजन मेकर के कंट्रोल में होते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन वो फैक्टर्स हैं जो डिसीजन मेकर के कंट्रोल में नहीं होते हैं, राइट। अब स्टार्ट करते हैं पे ऑफ टेबल को कंस्ट्रक्ट करना। पे ऑफ बेसिकली इट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल प्रॉफिट एंड टोटल लॉस। टीपी का फुल फॉर्म है टोटल प्रॉफिट, टीएल का फुल फॉर्म है टोटल लॉस। तो पहले तो हम टोटल प्रॉफिट निकालेंगे, उसमें से टोटल लॉस को माइनस कर देंगे। जब प्रॉफिट्स में से लॉस को माइनस करेंगे तो जो आंसर आता है उस आंसर को बोला जाता है पे ऑफ। तो पे ऑफ का मतलब क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल प्रॉफिट एंड टोटल लॉस। कैसे आएगा? शुरू की 8-9 वैल्यू तो हम सिखा रहे हैं, फिर आप लोग खुद करना। जैसे देखो, सबसे पहला फर्स्ट प्लेस, यहां पर एक टिक लगाया है, ऊपर 70 का स्टॉक है, सामने 70 की डिमांड है। आपको ऊपर भी देखना है जहां भी वैल्यू भरे, और सामने भी देखना है। ऊपर 70 का स्टॉक, सामने 70 की डिमांड। तो क्या होगा? पूरे 70 गए, आपकी शॉप पर आपने 70 रोजेस स्टॉक कर रखे हैं। कस्टमर आया, वो कहता मुझे पूरे 70 चाहिए। आपने कहा ठीक है, ले जाओ पूरे 70। एक पर प्रॉफिट था 20 रुपए का, पूरे 70 गए, तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 1400। अपने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करना। आपके पास 70 यूनिट्स थी, कस्टमर डिमांड कर रहा है पूरी 70, तो आपने क्या किया? पूरे 70 बेच दिए। एक पे प्रॉफिट क्वेश्चन में था 20 का, 70 पे कितना हो जाएगा? पूरे 1400 का। आज 70 थे और कस्टमर 70 ले गया, तो माल तो बचा नहीं, पूरा माल बिक गया आपका। जब पूरा माल बिक गया तो लॉस कितने का होगा? 0 का। तो प्रॉफिट माइनस लॉस, पहली जगह पर पे ऑफ आ जाएगी 1400 की, राइट। किसी के ऊपर से गया हो तो घबराना मत। अगली वैल्यू देखो, ये वाली नेक्स्ट, 70 का स्टॉक, कस्टमर डिमांड कर रहा है 80, आपके पास है 70, कस्टमर कह रहा है मुझे 80 चाहिए। तो क्या करेंगे आप? आपके पास तो 70 है, कस्टमर चाहे 80 मांगे, चाहे 90 मांगे, चाहे 100 मांगे, आपके पास जितनी यूनिट्स हैं आप तो उतना ही सेल कर सकते हो। पूरे 70 बेच दिए आपने, और पूरे 70 बेचने पर प्रॉफिट कितने का आ गया? 1400, क्योंकि आपके पास जितने प्रोडक्ट्स हैं उतने ही बेच सकते हैं आप। वो पूरे बेचे, प्रॉफिट आ गया 1400 का। अब कस्टमर 80 मांग रहा था, आपने कहा भाई मेरे पास तो 70 है, 70 पूरे दे दिए। जो 10 यूनिट नहीं मिली वो किसी और शॉप से परचेज कर लेगा। लेकिन एज अ डिसीजन मेकर आपका तो काम हो गया, आपके पास तो 70 थे, पूरे 70 बेच दिए। अब कस्टमर चाहे 80 मांगे, चाहे 90, चाहे 100, 500 या 5000 भी मांग ले आपसे, आपके पास जितनी यूनिट्स हैं आप तो उतनी सेल कर सकते हो।
उतनी सेल करते जाओगे, चाहे डिमांड 90 हो तो भी आपके पास ऊपर माल कितना है 70, पूरे 70 बेचे, प्रॉफिट अर्न किया 1400 का। ऐसे ही यहाँ 70 है, चाहे डिमांड 100 की हो 500 की हो, आपके पास तो 70 है, पूरा 70 बेचते जाओगे, प्रॉफिट कमाते जाओगे 1400 का। और देखो अब और सिखाते हैं, फिर आपका काम शुरू होगा। अगली पोजीशन देखो, ऊपर 80 का स्टॉक, यहाँ पे कितना है, ऊपर से पता लगता है स्टॉक कितना है 80 का, सामने डिमांड कितनी है 70, आपके पास 80, सामने कस्टमर मांग रहा है केवल 70, तो आप क्या करोगे, पूरा 70 बेच दिया, आपके पास था 80, कस्टमर कहता है मुझे तो 70 चाहिए, तो आपने कहा ठीक है भाई, आपके 80 में से 70 तो गए, 70 पर प्रॉफिट था 1400 का, 70 into 20, अब 80 में से 70 गए तो बच कितना गया 10, एक पे लॉस था 10 रुपए का, तो 10 पे कितना होगा 10 into 10 100, तो प्रॉफिट माइनस लॉस आज की पे ऑफ आ जाएगी आपकी 1300, राइट। और देखो अभी किसी को दिक्कत हो चिंता मत कीजिएगा, आगे और समझ में आता जाएगा। अगली पोजीशन 80 का स्टॉक और 80 का डिमांड, आपके पास है 80, कस्टमर कह रहा है लाओ मुझे भी दे दो 80, पूरा 80 बेच दिया आपने, एक पे प्रॉफिट था 20 रुपए का, 80 पे कितना होगा 1600, लॉस होगा नहीं क्योंकि आपके पास 80 था, कस्टमर पूरा 80 डिमांड कर रहा है, अब कुछ माल तो बचा नहीं तो लॉस जीरो, तो आज की पे ऑफ क्या होगी पूरी की पूरी 1600। अब अगर यहाँ पे देखो आप, चाहे 80 आपके पास है, कस्टमर डिमांड कर रहा है 90, तो 100 भी मांगे, तो आपके पास बेचने के लिए कितना है 80 है, वो 80 बेचते जाओगे, प्रॉफिट कमाते जाओगे 1600 का। यहां पर भी सामने चाहे वो 100 डिमांड कर रहा था, आपके पास तो बेचने के लिए 80 था, आप 80 पूरा सेल कर देंगे, प्रॉफिट आ जाएगा आपका 80 पर, चाहे कस्टमर 100 मांग ले 200 मांग ले, आप दे ही नहीं सकते, आप मैक्सिमम कितना दे सकते हैं 80, तो 80 दिया, एक पे प्रॉफिट था 20 का, 80 into 20 क्या होगा 1600, तो जब डिमांड ज्यादा होगी तब लॉस नहीं होगा, उसको लॉस कब होगा जब डिमांड कम होगी, राइट। अब नहीं, डिंपल का एक क्वेश्चन आ रहा है, सर जो डिमांड फुलफिल नहीं की है उसमें लॉस नहीं होगा, इसमें क्वेश्चन में ऐसा कुछ है भी नहीं, आपके पास आप ये सोचिए आपकी शॉप है, डिंपल उनका क्वेश्चन है इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, आपकी शॉप में कैलकुलेटर्स पड़े हैं, आपकी शॉप पे 25 कैलकुलेटर्स हैं, राइट, एक कैलकुलेटर पर प्रॉफिट है 10 रुपए का, कस्टमर आया आपसे पूछ रहा है कि भाई मेरे को 30 कैलकुलेटर चाहिए, तो आपने कहा मेरे पास तो 25 कैलकुलेटर है, आपने पूरे 25 कैलकुलेटर बेच दिए 10 रुपए के प्रॉफिट के हिसाब से, कितने का प्रॉफिट हो गया 250 रुपए का। अब उस कस्टमर वो तो 30 मांग रहा था, उसको 5 नहीं मिल पाए आपसे, तो वो 5 किसी और शॉप से खरीद लेगा। एज अ डिसीजन मेकर आपको कितना फायदा हो रहा है, आपके पास तो 25 कैलकुलेटर थे, पूरे 25 बेच दिए और प्रॉफिट 25 के हिसाब से निकल आया। इस क्वेश्चन में और कोई चीज एक्स्ट्रा दे नहीं रखी है शॉर्टेज के बारे में या किसी और चीज के बारे में, तो आपको उसका कैलकुलेशन कंसीडर नहीं करना है, आपको जो जो इंफॉर्मेशन दे रखी होगी क्वेश्चन के हिसाब से उसी के हिसाब से कंसीडर करना है। तो यहाँ पर आपके पास अगर 80 था, कस्टमर 70 मांग रहा था, तो वो 70 तो बिक गया, बचे हुए 10 पे लॉस आ गया। यहाँ पर लास्ट फेज पर 80 था, वो चाहे 100 मांग ले, लेकिन आप 100 दे ही नहीं सकते हो, आपके पास बेचने के लिए कितना बड़ा है 80, आपने पूरा 80 दे दिया, जो 20 यूनिट नहीं मिले वो किसी और शॉप से खरीद लेगा, राइट। आई होप योर डाउट इज क्लियर, और जिन जिन को क्लियर है अब इस टेबल को आगे बनाना शुरू करो और फिर अपनी वैल्यूज चेक कराना, राइट। और जिनको कोई भी दिक्कत हो वो अपनी चैट ऑप्शंस में पूछ सकते हैं जो जो प्रॉब्लम हो, और जिनको क्लियर हो वो अब आगे बनाना शुरू करिएगा। 90 वाले कॉलम का फिर उसकी वैल्यू चेक कराना, नाइन्टी की चेक कराइएगा और फिर 100 की, दो कॉलम बनाने हैं आपको 90 और 100। तो विक्की ने आंसर दिया है 90 का 1200, 1100,
1200 महिमा के आंसर कुछ अलग आ रहे हैं, महिमा का सेम है, डिम्पल के अलग है। विक्की ये आपका 1200 है और डिम्पल का 1400 है। चलो देखते हैं और भी बाकियों का क्या क्या है। लेट अस सी। आर्यन का आ रहा है 1600, 17, 1800, 1800। ओके, विक्की के तो फिर भी काफी कुछ ठीक है, महिमा के भी ठीक ठीक लग रहे हैं। 1500 और 1400 कौन सी वैल्यूज है विक्की आपकी? लेट अस सी, लेट अस चेक। देखो यहाँ पर इस प्लेस पर लिखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। डिम्पल, आर्यन, आयुष की वैल्यू सही है। वेरी गुड आयुष, आपकी तो सारी वैल्यूज ही परफेक्ट हैं, या तो विक्की ने कुछ वैल्यू ऊपर नीचे लिखी है। देखते हैं क्या क्या लिखा है। सबसे पहले देखो 90 का स्टॉक और डिमांड है 70। अब आप समझिएगा स्टॉक कितना है 90। जिन्होंने गलतियां दी हैं वो सब ध्यान दो। वंदन के भी आंसर्स बिल्कुल ठीक है, वंदन और आयुष के परफेक्ट हैं। तो अभी यहाँ ध्यान देना, 90 का स्टॉक, कस्टमर कह रहे हैं मुझे 70 चाहिए, तो आपके पास है 90, कस्टमर मांग रहा है 70। तो कुछ स्टूडेंट्स प्रॉफिट 90 के ऊपर निकाल रहे हैं। भाई 90 तो बिक ही नहीं रहा, कस्टमर डिमांड कितना कर रहा है 70, तो अब माल कितना बेच सकते हो 70। एक पे प्रॉफिट था 20 रुपए का, तो 70 पे प्रॉफिट कितना होगा 1400। पहले तो आपको प्रॉफिट निकालना है, 90 में से डिमांड है 70, तो प्रॉफिट तो 70 पे आएगा, कितना आ जाएगा 1400। और अब 90 में से 70 गया तो बचा कितना 20। एक पे लॉस था 10 रुपए का, 20 बचा है, 20 पर लॉस कितने का हो जाएगा 200। तो यहाँ पर पे ऑफ क्या आ जाएगी 1200। ये आंसर विक्की का सही था, महिमा का सही था, आयुष का और वंदन का। ये वैल्यूज 4 स्टूडेंट की ठीक थी, बाकी तो कुछ स्टूडेंट्स के भी गड़बड़ हो गई थी। और देखते हैं आगे, देखो अगला यहाँ पर 90 कॉलम वाइज फिलअप करनी है। पहले 90 वाले का बताना था। 90 का स्टॉक, सामने डिमांड है 80, तो आपके पास है 90, कस्टमर मांग रहा है 80, तो आप कितना बेच सकते हो 80। 90 था और डिमांड है 80, तो आप तो 80 बेच सकते हैं। 80 का 20 रुपए के हिसाब से कितना आ जाएगा 1600। और अब ये 80 गया 90 में से 80 गया, तो बचा कितना 10। आप देखिएगा ऊपर स्टॉक है 90, कस्टमर मांग रहा है 80, तो आपने 80 तो बेच दिया। 80 पर 20 रुपए के हिसाब से प्रॉफिट आ गया 1600, और 90 में से 80 गया तो बचा कितना 10। 10 पे लॉस आ गया 10 रुपए के हिसाब से 100 रुपए का, तो 1600 माइनस 100 कितना हो जाएगा ये 1500, राइट। और देखो अभी ये किसका सही था, आयुष और वंदन के, ये सारे आंसर सही हैं, बाकियों के अभी ठीक नहीं हो रहे हैं। अगला देखो 90 का स्टॉक, कस्टमर डिमांड कर रहा है पूरी 90, आपके पास 90, कस्टमर कहता है मुझे पूरा 90 चाहिए, तो क्या होगा पूरा 90 गया। एक पे प्रॉफिट था 20 का, 90 पर कितना होगा 1800। आज लॉस तो होगा नहीं, लॉस नहीं होगा क्योंकि जितना माल था कस्टमर पूरा ही ले गया, पूरे बिक गए, तो प्रॉफिट आ गया 1800 का। अब आखिरी वैल्यू देखो ये वाली 90 का स्टॉक, कस्टमर मांग रहा है 100, आपके पास तो 90 है, अगला मांग रहा है 100, क्या 100 बेच सकते हो? ध्यान देना टेबल आपकी क्वेरी थी, आपके पास 90 है, कस्टमर चाहे 100 मांग ले, आप बेच ही नहीं सकते हो 100, क्योंकि अपने पास माल ही 90 है, तो आपने 90 पूरा बेच दिया। एक पे प्रॉफिट था 20 रुपए का, तो 90 पर कितना होगा 1800। लॉस होगा नहीं, लॉस तो तब होता ना जब डिमांड कम होती, डिमांड तो वैसे ही ज्यादा है, पिक्चर सुपरहिट हो गई, राइट। सिनेमा हॉल में टिकटें थी 50 और कस्टमर आ गए 100, तो फिर क्या होगा, टिकटें ब्लैक में बिकती जाएंगी। तो यहाँ पर 90 था, कस्टमर डिमांड कर रहा है 100, आपने पूरा 90 बेचा,
और प्रॉफिट कमा लिया 1800 का। अब ये वाला कॉलम खुद भरो और फिर वैल्यू चेक करना, फिलअप कीजिएगा और अपनी वैल्यूज को चेक कराइएगा एक बार। लास्ट कॉलम, हंड्रेड वाले कॉलम का वैल्यूज चेक कराना है आपको। अब इसमें भी कुछ आंसर्स आए हैं, आर्यन के और विक्की के सेम है, महिमा का भी सेम है, आयुष का भी सेम है, पलक का भी सेम आ रहा है और डिम्पल का भी सेम आ रहा है। लेट अस सी क्या किया है आपने इस कॉलम में। लास्ट में देखिएगा जिनको अभी भी डाउट हो, 12 वैल्यू तो कर दी, 4 और कर रहे हैं, 16 में तो सबको समझ में आ जाएगा। इतने में तो केबीसी में भी 4 लाइफलाइन होती हैं, यहाँ तो 16 लाइफलाइन हो गई, 16 वैल्यूज। देखो जिनको अभी भी कोई डाउट हो तो 100 का स्टॉक, कस्टमर मांग रहा है 70, आपके पास है 100, कस्टमर डिमांड कर रहा है 70, तो क्या होगा? आप तो 100 लेके बैठे हो, तो 70 मांग रहे हो तो केवल 70 बेच सकते हो आप, 70 बेच दिया, 70 पर 20 के हिसाब से प्रॉफिट आ गया 1400 और 100 में से 70 गए तो बचे कितने? 30। एक पे लॉस था 10 का, 30 पे कितना होगा? 300। तो नेट पे ऑफ क्या हो जाएगी आपकी? 1100। जितने भी स्टूडेंट्स ने जवाब दिया बिल्कुल सही है, यहाँ पर आंसर आपका 1100 ही आएगा। और देखो अगली वैल्यू, 100 का स्टॉक, कस्टमर मांग रहा है 80, आपके पास है 100, कस्टमर डिमांड कर रहा है केवल 80, तो क्या होगा? अब 100 और सामने डिमांड 80, तो पहले तो माल बिकेगा 80, 20 रुपए का प्रॉफिट था, 80 पर कितना होगा 20 रुपए के हिसाब से? 1600। और 100 में से 80 गए तो बचे कितने? 20। अब 20 पे लॉस 10 रुपए के हिसाब से कितना हो गया? 200। आज घर जाओगे तो कितने रुपए लेके जाओगे अपने साथ? 1400। आई गेस यही आंसर्स आ रहे हैं आप सबके। हाँ, 1100, 1400। ये भी देख लो अगली वैल्यू, 100 का स्टॉक, ऊपर से क्या पता लगेगा स्टॉक कितना है? सामने डिमांड है 90 की, आपके पास है 100, कस्टमर मांग रहे हैं 90, तो क्या होगा? पूरे 90 बिक गए। अब एक पे प्रॉफिट था 20 का, 90 पे कितना होगा? 1800। और 100 में से 90 गए तो बचे कितने? 10। 10 पर 10 रुपए के हिसाब से लॉस कितने का हो गया? 100 का। तो यहाँ पर पे ऑफ आ गई आपकी 1700। और आखिरी वैल्यू लास्ट, 100 का स्टॉक और 100 की डिमांड, ये बेस्ट सिचुएशन है। 100 का स्टॉक है और 100 की डिमांड है, तो पूरे 100 गए, एक पे प्रॉफिट था 20 रुपए का, 100 पे कितना होगा? कितना लिखा है आप लोगों ने? 2000। वेरी गुड। तो काफी सारे स्टूडेंट जिनके अभी अभी नेम्स लिए थे, दे हैव गॉट इट ऑल करेक्ट। यहाँ पर वैल्यूज आ गई 2000। तो अभी हमने पे ऑफ टेबल तो बना लिया, अब जिनका नहीं बना नोट कर लीजिएगा इन वैल्यूज को, फिर इसके बाद आगे एक और स्टेप होगा, बट बिफोर दैट प्लीज टेक इट डाउन। और अगर किसी को भी कोई भी वैल्यू में प्रॉब्लम हो तो आप अपनी चैट ऑप्शन के अंदर वैल्यू लिख सकते हैं कि 70 कॉलम में या 80 कॉलम में, 90 कॉलम में, 100 कॉलम में, किसी में भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं दोबारा। कहीं पर भी if there is any problem you can ask। ओके डन। तो ये तो एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू को निकालने का पहला स्टेप था। अब सेकंड स्टेप उसको समझिएगा। सेकंड स्टेप है कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपेक्टेड पे ऑफ टेबल। अब हम एक्सपेक्टेड पे ऑफ टेबल बनाने जा रहे हैं, और ये एक्सपेक्टेड कैसे बनेगा वो ध्यान देना। अपनी वैल्यूज को इनके सामने वाली प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है, तो एक नया टेबल बनेगा। उस टेबल की फॉर्मेट तो यही रहेगी, फॉर्मेट विल बी सेम, स्टेट ऑफ नेचर सेम, प्रोबेबिलिटी सेम, कोर्स ऑफ एक्शन भी सेम, मतलब सब कुछ सेम चलेगा। केवल ये जो वैल्यूज आएगी ना 1400 को सामने वाली प्रोबेबिलिटी 0.10 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो 1400 को 0.10 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ जाएगा आंसर? 140। वो लिख देना है आपको बस।
अगला वैल्यू देखो 1400 को 0.2 से किया, 1400 को करो अपने कैलकुलेटर से 0.2 से और बताओ क्या वैल्यू आ रही है। इट इज कमिंग एज 280। और देखो इस 1400 को सामने वाले 0.4 से मल्टीप्लाई करो, तो 1400 इंटू 0.4 करिएगा एक बार मल्टीप्लाई। 1400 को 0.4 से किया आपने और आंसर सारे आपके 560। वेरी गुड। और 1400 को 0.3 से मल्टीप्लाई करो, तो 1400 को 0.3 से किया तो ये आंसर दे रहे हैं आपका 420। तो अब क्या करोगे आप, हर वैल्यू को उसके सामने वाली प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देना और फिर पूरे कॉलम का टोटल कर देना। टोटल करना है पूरे कॉलम का, उस टोटल को बोला जाता है EMV, एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू। जैसे 1300 को 0.10 से किया 130 हो गया, 1300 इंटू 0.1, 1600 इंटू 0.2, 1600 को 0.2 से किया तो 320 हो जाएगा, 1600 इंटू 0.4 तो ये 640 आ जाएगा और 1600 इंटू 0.3 ये हो जाएगा 480। तो आपको हर वैल्यू को सामने वाली प्रोबेबिलिटी से इंटू करना है और टोटल कर देना है, और इनमें जिसका भी टोटल सबसे ज्यादा होगा बस वही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, और वही कैलकुलेट करना है आपको। सो यू हैव टू टोटल इट अप। उन टोटल्स को कहा जाता है एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू, और जिसका भी EMV मैक्सिमम होगा दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट स्ट्रेटजी। अब कीजिए इसको सॉल्व और फिर अपने आंसर्स चेक कराइएगा। हरी अप। हाँ, बंदर का रिप्लाई है 130, 320, 640, 480 करेक्ट है बिल्कुल। 90 वाले कॉलम का टोटल चेक कराओ। महिमा ने आंसर बताया है कि पहले वाले कॉलम का टोटल आ रहा है 1400। ओके, 70 वाले कॉलम का टोटल है 1400। वेरी गुड महिमा। आगे बताओ 80 वाले का क्या होगा। 80 वाले कॉलम का टोटल चेक करिएगा और 80 वाले का टोटल बताओ। कोई भी महिमा का फिर से रिप्लाई है 1570। यह है 80 कॉलम का। 90 के अंदर वैल्यूज पलक बता रहे हैं 120, ठीक है। 1500 को 0.2 से किया, ये 300 बिल्कुल ठीक है पलक आपका ये वाला भी। अगला 720, 1800 into 0.4 will give you 720, और आखिरी है 1800 into 0.3। परफेक्ट, ये हो जाएगा 540। टोटल बताओ, इसका टोटल कितना है। टोटल है विक्की, वंदना, विक्की, वंदन, महिमा, आर्यन, आप सबका टोटल आ रहा है 1680। इसका आंसर है 1680 टोटल 1680। और अब ये वाला भी करो, 100 वाला भी। राइट, 100 वाला करके देखो कितना आ रहा है। 1100 into 0.1 तो हो गया 100, 1400 into 0.2 ये हो जाएगा 280, 1700 into 0.4 680, और 2000 into 0.3 600। वंदन का आंसर है 110, 280, 680 और 600। यही आंसर महिमा का है। टोटल करके बताओ जल्दी से, टोटल कितना है। राघव का टोटल और डिंपल का, महिमा का और आर्यन का टोटल आ रहा है 1670। उन्होंने अपने आंसर्स भेजे हैं 1670। विक्की का भी 1670 है, राइट, पलक का भी 1670 है। तो आप लोगों ने टोटल किए। अब ध्यान से देखो, सारे टोटल्स में से जो हाईएस्ट होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो हाईएस्ट टोटल कौन सा है 1680। बस यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो पहले पे ऑफ टेबल बनेगा, फिर एक्सपेक्टेड पे ऑफ टेबल बनेगा। उसमें हर कॉलम का टोटल करना है, क्योंकि कॉलम स्ट्रैटेजीज को
ऑल्टरनेटिव्स को रिप्रेजेंट करते हैं और आपको आंसर हमेशा ऑल्टरनेटिव्स यानी स्ट्रेटजीज में से लेना है और जिसका भी एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू हाईएस्ट आएगा वही आपको हमेशा सेलेक्ट करना है, क्योंकि एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू प्रॉफिट्स को इंडिकेट करता है और जिसके भी प्रॉफिट सबसे ज्यादा वही आपको सेलेक्ट करना है। राइट, तो नोट कर लीजिएगा। ओके, महिमा बता रहे हैं बुक में 100, वो 100 एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस दिया हुआ है और ईवीपीआई वो भी सिखाते हैं अभी आपको कैसे आएगा महिमा, अभी उसको नहीं देखना आपको, अभी आपको इस पे ध्यान देना है कि हाईएस्ट कितना है 1680। अब लिखो इसका कंक्लूजन, कंक्लूजन भी लिखना जरूरी है, लिखिएगा since the EMV is maximum, since the EMV is maximum in 90th strategy, since the EMV is maximum in 90th strategy, therefore the decision maker should stock 90 units. Therefore the decision maker should stock 90 units। यहाँ पर dozens of roses था तो 90 dozens of roses लिख सकते हैं आप, जो भी यूनिट दे रखा होगा 90 यूनिट्स भी लिखा हो तो ठीक है, 90 dozens दे रखे हैं तो 90 dozens of roses। अल्टीमेटली ये वाली स्ट्रेटजी आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। तो सबसे पहला मॉडल EMV क्लियर है सभी को, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू। अब अगला नेक्स्ट मॉडल जो है इसके अंदर वो भी सिखा देते हैं, फटाफट हो जाएगा। EVPI, EVPI का एक फॉर्मूला होता है EPPI माइनस EMV मैक्सिमम, लेकिन पहले इनका फुल फॉर्म लिखो सबका। सबसे पहले अभी फॉर्मूला आराम से लिख लेना आप लोग। EVPI का फुल फॉर्म लिखिएगा, EVPI जो अगला मेथड निकालने जा रहे हैं इसमें, EVPI का फुल फॉर्म है एक्सपेक्टेड वैल्यू विद परफेक्ट इंफॉर्मेशन, एक्सपेक्टेड वैल्यू विद परफेक्ट इंफॉर्मेशन, ये EVPI का फुल फॉर्म है, एक्सपेक्टेड वैल्यू विद परफेक्ट इंफॉर्मेशन। और EPPI का फुल फॉर्म लिखिएगा एक्सपेक्टेड पे ऑफ विद परफेक्ट इंफॉर्मेशन, एक्सपेक्टेड पे ऑफ विद परफेक्ट इंफॉर्मेशन। तो EVPI था एक्सपेक्टेड वैल्यू विद परफेक्ट इंफॉर्मेशन और EPPI था एक्सपेक्टेड पे ऑफ विद परफेक्ट इंफॉर्मेशन। अब ये आएगा कैसे? EP एक्सपेक्टेड पे ऑफ टेबल में, EP है तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ टेबल में देखना हर रो का हाईएस्ट, बताओ फर्स्ट रो का हाईएस्ट क्या है, चैट ऑप्शन में टाइप करिएगा। एक्सपेक्टेड पे ऑफ टेबल में पहली रो का हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, जल्दी से बताइए। 140। वेरी गुड विकी, सबसे पहले आपका ही आंसर आया था, आपने सबसे ज्यादा ध्यान से सुना। फिर उसके बाद राघव का आंसर आया, फिर महिमा का, कि फर्स्ट रो पे ध्यान देना है। फर्स्ट रो का हाईएस्ट वैल्यू है 140। कुछ स्टूडेंट्स को बड़ी मुश्किलों के बाद मिला, कोई बात नहीं, मिल गया ना तो उसको जाने मत देना, तो आप लोग उसको सर्कल कर दीजिएगा। सेकंड रो में देखो हाईएस्ट वैल्यू क्या है, सेकंड रो में से देखकर बताओ जल्दी। 320। वेरी गुड आर्यन एंड पलक, सेकंड रो का हाईएस्ट है 320। ऐसे बारी बारी हर रो का हाईएस्ट लीजिएगा। बताओ थर्ड रो का हाईएस्ट कितना है, थर्ड रो तीसरे नंबर की रो का हाईएस्ट 720। वेरी नाइस, राघव ने सबसे पहले बताया, अटेंटिव हैं बच्चे। फिर उसके बाद महिमा, डिंपल, अच्छा अब तो सभी ने ही बता दिया। वेरी नाइस, पलक, डिंपल, आर्यन, राघव, आयुष, विक्की, सबके आंसर्स एक झटके में आ गए कि आखिरी रो का हाईएस्ट है 600। तो आपको बारी बारी हर रो का हाईएस्ट लेना है। आप देखो ये डायगोनल पैटर्न में आ जाता है,
जब भी आप टेबल खुद बनाएंगे, हर क्वेश्चन में आएगा जब भी आप टेबल खुद बनाएंगे तो डायगोनल फॉर्म में आ जाएगा, हर रो का हाईएस्ट लिया और इनका टोटल करके बताओ टोटल कितना आ रहा है, हर रो का हाईएस्ट और इनका टोटल। वो राघव का आंसर आ गया 1780। चेक करो सबका 1780 आ रहा है कि नहीं। हर रो की हाईएस्ट वैल्यू ली और उनका टोटल कर दिया। अब विक्की का भी आंसर आ गया और आयुष का भी 1780 आ रहा है। 600 700 1300 1600 1700 1740 1760 और 20 1780 करेक्ट। 1780 माइनस करेंगे ईएमबी मैक्सिमम। ईएमबी मैक्सिमम कितना था 1680, तो 1780 माइनस 1680 क्या हो जाएगा 100। तो अब हमारे पास ईवीपीआई की वैल्यू आ गई, ये फॉर्मूला अप्लाई करके 100। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, जो अभी ईवीपीआई है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू विद परफेक्ट इंफॉर्मेशन। अब हम ईओएल निकालेंगे, एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस। आपका ईओएल मिनिमम सेम टू सेम इतना ही आना चाहिए। जो हम एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस निकालेंगे तो एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस मिनिमम 100 ही आना चाहिए। अगर वो 100 नहीं आया मतलब समझ जाइएगा कहीं पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है। तो अब ईओएल निकालने जा रहे हैं, आप लोग पहले ये नोट कर लीजिएगा। देन वी आर गोइंग टू सॉल्व फॉर द थर्ड मॉडल जो कि है ईओएल। ये था ईवीपीआई जो बहुत आसानी से सिंपल से फॉर्मूले से आ जाता है। ईवीपीआई माइनस ईएमबी मैक्सिमम, और ईएमबी मैक्सिमम अभी निकाले था तो प्लेस किया और ये आ गया 100। और ईवीपीआई को निकालने का क्या सिग्निफिकेंस है, जो आपका ईवीपीआई आता है वही ईओएल आता है। और लिखो फुल फॉर्म ईओएल का। ईओएल स्टैंड्स फॉर एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस। ईओएल का फुल फॉर्म है एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस। तो अब ईओएल निकालने जा रहे हैं हम, एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस। और इसको कैलकुलेट करने का फर्स्ट स्टेप है एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस को निकालने का कंस्ट्रक्शन ऑफ अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल। तो अब सबसे पहले अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल बनेगा और अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल की फॉर्मेट तो यही रहेगी। फॉर्मेट विल बी सेम, वो ही स्टेट्स ऑफ नेचर, यही सेम प्रोबेबिलिटी और यही कोर्स ऑफ एक्शन। तो आज की क्लास का टेबल नंबर 3 बनाने जा रहे हैं हम, जिसका नाम है अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल। अब ये बनेगा कैसे, पहले तो इसको बनाने का स्टेप लिखिएगा, फिर आपको समझाते हैं कि कैसे बनाएंगे। लिखिएगा अपनी अपनी नोटबुक्स में, टू कंस्ट्रक्ट द अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल, टू कंस्ट्रक्ट द अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल, कॉमा, we will select the maximum value from every row. We will select the maximum value from every row and subtract all the elements of the respective row, and subtract all the elements of the respective row. I repeat, किसी का रह गया तो आप लोग फिर से सुनिएगा। To construct the opportunity loss table, to construct the opportunity loss table, we will select the maximum value from every row. We will select the maximum value from every row and subtract all the elements of the respective row. आगे ब्रैकेट में लिख लेना from payoff table, ये जरूर लिख लेना ब्रैकेट में, from payoff
टेबल। तो ये अपॉर्चुनिटी लॉस किससे बनता है? पे ऑफ टेबल से। अब ओपन करो सबके सब अपनी अपनी नोटबुक्स में पहला टेबल, पे ऑफ टेबल जो बनाया था, और ध्यान से देखकर बताओ कि उसमें फर्स्ट रो की हाईएस्ट क्या थी, पहली रो का हाईएस्ट। चैट ऑप्शन में टाइप करके बताओ जल्दी से। ये विक्की ने सबसे पहले आंसर किया है 1400। इससे पता लगता है कितने स्टूडेंट्स अटेंटिव हैं। फिर राघव ने और महिमा ने बताया पहली रो का हाईएस्ट है 1400। अब आप क्या करेंगे, इस 1400 में से पूरी फर्स्ट रो को माइनस कर देना। तो 1400 में से 1400 गया, 0 आ जाएगा। अगली वैल्यू यहाँ पर थी 1400 1300, तो 1400 में से 1300 माइनस किए, ये 100 आ जाएगा। पे ऑफ टेबल देखो सबके सब। पे ऑफ टेबल जो पहले नंबर का टेबल था उसमें से पहली रो में से हाईएस्ट लिया, जो विक्की ने, राघव ने और महिमा ने सबसे पहले निकाला था, और उसमें से पूरी पहली रो माइनस कर दी। फिर डिंपल का जवाब आया है 1400 में से अगला माइनस किया तो ये 200 आ जाएगा, और उसके बाद 300 आ जाएगा। इसी तरह से बारी बारी हर रो में से हाईएस्ट लेते जाना पे ऑफ टेबल में से, और उसमें वो वाली पूरी रो माइनस करते जाना। माइनस करते जाओगे तो अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल बनता जाएगा। जैसे अगली सेकंड रो है, उसमें बताओ पे ऑफ टेबल में सेकंड रो का हाईएस्ट क्या था। सेकंड रो का हाईएस्ट टाइप करके बताओ पहले, क्योंकि हमने तो पूरा टेबल मिटा दिया। सेकंड रो का हाईएस्ट कितना था? 1600। देखो सभी 1600 था कि नहीं। और फिर कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर बताया है, डिंपल ने और पलक ने और आर्यन ने, कि ये वैल्यू थी 200, 0, 100 और 200। चेक करते जाओ सभी कि सही है कि नहीं। 200, 0, 100, 200। वेरी गुड। अगला बताओ थर्ड रो की वैल्यूज क्या आएंगी। थर्ड रो की वैल्यूज ही टाइप कर दो सीधे ही, क्या है थर्ड रो की। तो पलक बता रहे 400, 200, 0, 100। 400, 200, 0 और 100। हर रो में से हाईएस्ट लीजिएगा और उसमें से वो वाला पूरा माइनस कर देना। विक्की का भी यही आंसर आ रहा है और आर्यन का भी 400, 200, 0 और 100। ऐसे ही आखिरी रो का निकालो, लास्ट वाली का। लास्ट वाली में आंसर्स आ रहे हैं विक्की का 600, 400, 200 और 0। आर्यन का भी यही है 600, 400, 200 और 0। 600, 400, 200 और 0। महिमा ने सारे आंसर टाइप कर दिए। वेरी गुड महिमा। 0, 100, 200, 300 पूरा ही चेक कर लो आराम से। 400, 200, 0, 100, 600, 400। वेरी गुड। Majority of you have constructed this opportunity loss table correctly. ये बिल्कुल सही वैल्यूज है। टेबल नंबर 3 ये बिल्कुल रेडी है आपका। अब इस टेबल नंबर 3 से हम बनाएंगे टेबल नंबर 4, आज की क्लास का लास्ट टेबल। उसका नाम है एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल। क्या कोई स्टूडेंट बता सकता है ये एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल कैसे बनेगा? टाइप करो अपनी ऑप्शंस में, एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल कैसे बन सकता है? एनी आइडिया? विक्की आंसर दे रहे हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से क्या करें पूरा बताओ। प्रोबेबिलिटी से कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल मल्टीप्लाई। वेरी गुड। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। महिमा ने और फिर विक्की ने बता दिया। राघव ने और भी अच्छा लिखा है, मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट बाय प्रोबेबिलिटी। वेरी नाइस। तो अब आप हर वैल्यू को उसके सामने वाली प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर लिखते जाना। जैसे 0 को 0.10 से किया, 0 ही आ गया। 200 को 0.2 से किया, 200 को 0.2 से किया तो ये आ जाएगा 40। फिर 400 को 0.4 से किया, 400 को 0.4 से किया तो क्या आ गया 160। और 600 को 0.3 से किया तो 600 को 0.3 से किया तो ये आ गया 180। और अब पूरे कॉलम का टोटल करो तो 180 और 160, 340 और 40। चेक करना है टोटल 380 आ रहा है क्या? EOL हर एक कॉलम का टोटल करेंगे। टोटल करके बताना है एक बार ये इसकी वैल्यू 380 आ रही है कुछ और आ रही है?
फर्स्ट वाले कॉलम का टोटल प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया और चैट ऑप्शंस में लिख के बताओ कि आपका टोटल कितना आ रहा है। 380 आ रहा है, राघव का भी, आर्यन का भी, डिंपल का भी। ठीक है, वेरी गुड। तो ये वेरीफाई हो गया। ऐसे हर वैल्यू को उसके सामने वाली प्रोबेबिलिटी से इनटू करना और टोटल करते जाना, और इसमें से फिर क्या होगा, कौन सा टोटल सेलेक्ट होगा जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, हाईएस्ट होगी या लोएस्ट होगी, ये और बता दो। कौन सा आंसर लेना है यूएल में, हाईएस्ट या लोएस्ट? राघव बता रहे हैं लोएस्ट। वेरी गुड, क्योंकि ये लॉस है, लॉस के अंदर आपको वो वाली वैल्यू लेनी है जो सबसे कम होगी। तो अब करिए इसको और बताइए आपका ईओएल कितना आ रहा है। 100 को 0.1 से किया तो ये 10 ही रह गया, 0 को 0.20 से किया ये 0 आ गया, 200 को 0.4 से कर दिया मल्टीप्लाई तो ये 80 आ गया, 400 को 0.3 से किया तो ये 120 आ गया, टोटल किया तो ये आ जाएगा हमारा शायद 210। ऐसे ही करो सभी सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कीजिएगा और ऐड करिएगा 210। ठीक है, अगला भी करो। 200 को 0.1 से किया मल्टीप्लाई 20 हो गया, 100 को 0.2 से किया ये भी 20 हो गया, 0 को 0.4 से किया 0, 200 को 0.3 से किया तो ये 60 हो गया, टोटल कर दिया तो ये आ गया 100। लास्ट 300 को 0.1 से किया 30, 200 को 0.2 से किया तो 40, 100 को 0.4 से किया 40, 0 को 0.3 से किया तो 0 ही हो गया। और विक्की ने आगे का आंसर बताया है कि आगे वाला जो इसका टोटल है 110। तो अब ये सारी वैल्यूज को देखा हमने टोटल करके 380, 210, 100 और 110। क्या बताया था आपको, इनमें से कौन सा लेना है जिसका टोटल सबसे कम होगा। तो सबसे कम किसका है, 90 का, टोटल है 100। और आप ये देखो कि ईओएल मिनिमम हमारा 100 ही आ गया, तो ये पूरा की पूरा आपका वेरीफाई हो गया। क्योंकि जो ईवीपीआई आता है तो ईवीपीआई एक तरह से पूरा आंसर टैली करा देता है कि जो ईवीपीआई आया वो ही ईओएल मिनिमम आना चाहिए। अगर वो नहीं आए तो समझ जाइएगा कहीं पर कुछ गड़बड़ हो गई है। अब लिखो इसका कंक्लूजन, राइट डाउन द कंक्लूजन। ईओएल का भी लिखना जरूरी है, लिखिएगा सिंस द ईओएल इज मिनिमम, since the EOL is minimum in 90th strategy, since the EOL is minimum in 90th strategy, therefore the decision maker should select 90th strategy. Therefore the decision maker should select 90th strategy. सबसे कम लॉस डिसीजन मेकर को इसी 90th स्ट्रैटेजी में, इसीलिए उसको 90th स्ट्रैटेजी का ही सिलेक्शन करना चाहिए। तो ये थे रिस्क के तीनों मॉडल, EMV, EVPI और EOL। अब आप होमवर्क पिक कर लीजिएगा। एक तो घर से क्वेश्चन नंबर 8 करना है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 14, 14 दो ही क्वेश्चन करिएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 में EMV और EVPI दो ही चीजें पूछी हैं। हाउ मेनी कॉपीज, मतलब स्ट्रैटेजी जब भी पूछे तो आपको EMV तो निकालना ही निकालना है, ये तो हमेशा निकालना ही है। ये दोनों तब निकालने हैं जब पूछे जाए। क्वेश्चन नंबर 7 में तो हमने करवा दिए तीनों, पूछा तो उसमें केवल EMV था। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको EMV और EVPI दो चीजें पूछी हैं, लेकिन आप तो EOL भी निकाल देना। EOL एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस निकालेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो प्रैक्टिस के लिए निकलवा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में और क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 में तीनों ही चीजें पूछ ली, EMV, EOL और EVPI। सो ट्राई आउट question number 8 and question number 14 and we are going to continue decision theory in the next class.